गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज नरलावती एकेडमी। यहाँ हम लोग का फिजिक्स टॉपिक चल रहा है। फिजिक्स टॉपिक में आज हम लोग मोशन चैप्टर को देखने वाले हैं। मोशन चैप्टर से जितना थ्योरी बन सकेगा आज उतना हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्पेशली मोशन ग्राफ से रिलेटेड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन होगा। एक विशेष सूचना है आप लोगों के लिए, ये वीडियो वेरियस जे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है। अगर आप नॉन टेक कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, ये मोशन हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगा। टेक्निकल एस्पिरेंट्स के लिए भी और नॉन टेक्निकल एस्पिरेंट्स के लिए भी। लेकिन इस कोर्स को डिजाइन जेई के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के किया गया है, स्पेशली आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई एंड अदर एजे एग्जामिनेशन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोशन। मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज रिलेटिव टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम। माने जब किसी वस्तु की पोजीशन, स्थिति किसी पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में समय के साथ बदलती है, तब उस वस्तु को मोशन में कहा जाता है। एग्जाम्पल, मूविंग ट्रेन रिलेटिव टू अ पोल और ट्री। एक ट्री या पोल के रिस्पेक्ट में कोई ट्रेन मूव कर रही है तो उसको बोलेंगे कि वो ट्रेन मोशन में है, या दौड़ता हुआ इंसान हो गया, या फिर चलती हुई बस। रेस्ट समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट तब रेस्ट में कही जाएगी इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज रिलेटिव टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। यानी जब किसी वस्तु की पोजीशन, स्थिति किसी रेफरेंस पॉइंट, ठीक, किसी रेफरेंस पॉइंट यानी कोई भी ओरिजिन पॉइंट हो सकता है, वो पोल बोल सकता है, ट्री बोल सकता है, किसी ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बोल सकता है। तो इस किसी पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में समय के साथ नहीं बदलता है, चेंज नहीं होता है, तब उस वस्तु को रेस्ट में कहा जाता है। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं रेस्ट की कंडीशन। अब डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की, या कोई वैन हो सकती है, गाड़ी हो सकती है जो ट्रेवल कर रही है। मान लीजिए वो इनिशियल पोजीशन से वो ट्रेवल करना स्टार्ट की तो किसी भी डायरेक्शन में चली गई रेंडमली। मान लीजिए उसका कोई भी रास्ता हो सकता है, यहाँ से ऐसे करके जाए या फिर यहाँ से वैसे करके जाए, अपना फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो जितना इस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल की उसको डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन याद रखना, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, एक रैंडम पाथ है, ठीक, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया गया है। लेकिन वहीं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए किसी इंसान या वैन को शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस अपनाई जाती है, जो वेरी शॉर्ट हो, यानी एक डायरेक्शन का हमें सेंस दे, उसमें डायरेक्शन का पता चले, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, उस शॉर्टेस्ट पाथ को, शॉर्टेस्ट रास्ता को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस उसको बोलते हैं जो रैंडमली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो पाथ ट्रेवल किया हो, मतलब टोटल लंबाई, पाथ की टोटल लंबाई डिस्टेंस कहलाती है, पाथ की शॉर्टेस्ट लंबाई डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इसको याद रखना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना एक डायरेक्शन है, having both magnitude and direction. Displacement can be positive, negative और जीरो। देखिए एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, ठीक, निगेटिव हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। इसको याद रखना है। स्पीड समझते हैं। द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर की जाती है किसी ऑब्जेक्ट द्वारा, उसी को उसका स्पीड बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का स्पीड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट किसी दी हुई टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करे, ट्रेवल करे, उस वस्तु का स्पीड कहते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड के पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। अब एवरेज स्पीड समझते हैं। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा दी हुई टोटल समय में, यानी कुल समय में ट्रेवल की हुई टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कहलाती है। एवरेज स्पीड के दो कंडीशन बन सकते हैं। पहला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस एट डिफरेंट स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट स्पीड से कोई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तब उसकी एवरेज स्पीड 2v1 v1/v1 हो सकता है। इसको याद रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस विथ v1 स्पीड एंड देन the same distance with speed v2,
इट्स एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी इसको ऐसे समझो कि ये टोटल हमें 20 किलोमीटर का ट्रेवल करना है। ठीक, टोटल डिस्टेंस का जो 10 किलोमीटर है, सपोज कर लो यहाँ 10 किलोमीटर जो है वो हम 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक, v1 स्पीड से जा रहा है। जो नेक्स्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो डिफरेंट स्पीड यानी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम जा रहे हैं। तो जो टोटल एवरेज स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से काउंट की जाएगी, इसको याद रखना है। वहीं एवरेज स्पीड की दूसरी कंडीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फॉर इक्वल टाइम, किसी इक्वल टाइम में मतलब बराबर बराबर समय में डिफरेंट स्पीड से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करे। डिस्टेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल करे उसकी एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 अपॉन 2 से काउंट की जाती है। इफ अ कार स्पीड v1 फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, मतलब किसी डिस्टेंस के लिए पहला जो आधा समय है, फर्स्ट हाफ टाइम, सपोज कर लो कि हमें यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 50-100 किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके फर्स्ट हाफ टाइम में यानी मान लो 1 घंटा 1 आवर हम 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चले। ठीक, और सेकंड हाफ टाइम में यानी फिर 1 आवर में हमारा स्पीड चेंज हो गया यानी 40 मीटर पर सेकंड हो गया। तो टोटल जर्नी के दौरान जो हमारा एवरेज स्पीड होगा वो v1 प्लस v2 अपॉन 2 से काउंट किया जाएगा। इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी में पॉजिटिव में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, यानी वेलोसिटी में अगर निगेटिव में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा, यानी रिटार्डेशन होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Acceleration is uniform if velocity change equally in equal time interval। अगर वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल उसकी वेलोसिटी में चेंज आए, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। सपोज कर लो कि ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली बढ़ रही है। ठीक, सपोज कर लो कि यहाँ से हम 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, हाँ 1 है, ये 2 है, 2 मीटर पर सेकंड है, ये 3 मीटर पर सेकंड है। टाइम समझ लो ये फर्स्ट सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है। पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे भी देखोगे, ये 2 और 2 वाला पॉइंट पे भी देखोगे तो यहाँ भी हमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे भी देखोगे तो यहाँ भी 3/3 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, इक्वली हो रहा है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में, किसी दी हुई इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है। तो इस दौरान जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम है। आई थिंक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स पॉजिटिव इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा जब वेलोसिटी की मान बढ़ेगी। इट निगेटिव रिटार्डेशन यानी डी एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कहलाएगा डी एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन कहलाएगा। इस ग्राफ से आप क्लियर समझ सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें हमेशा एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि v और t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्सेलरेशन होता है। इस ग्राफ से आप क्लियर देख सकते हो कि ये लाइन कर्व हो रही है, किसकी तरफ जा रही है? वेलोसिटी से दूर जा रही है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। ठीक, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। इस लाइन, ये जो लाइन है ये वेलोसिटी की ओर जा रही है, वेलोसिटी की ओर जा रही है, वेलोसिटी के साथ बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, यानी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, यानी हॉरिजॉन्टल है। इस पॉइंट को बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड नहीं है,
इस पॉइंट पे देखोगे तो 40 है, इस पॉइंट पे भी देखोगे तो 40 है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी ये इसका वेलोसिटी स्थिर हो गया है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए यानी v जो है c हो जाए, तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक। तो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब इस ग्राफ को समझो, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन नीचे की ओर आ रही है, यानी डिक्रीज कर रही है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करे, देखो देखो ना, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी माइनस की तरफ जा रही है। तो वेलोसिटी में जब चेंज आएगा, कम होगा, तो वेलोसिटी में कम का मतलब एक्सेलरेशन में कम। एक्सेलरेशन जब माइनस में जाए तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ये लाइन हमें रिटार्डेशन दिखा रही है, ठीक, डी एक्सेलरेशन दिखा रही है। ये पॉइंट अब देखो, ये ग्रेजुअली ऊपर जा रही है, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ऊपर जा रही है। ये ध्यान रखना, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन दिखे तो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म शो करती है। ये जो लाइन है ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये जो लाइन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ने का क्या मतलब है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। तो ये इस वेलोसिटी में अगर देखोगे तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक। हर पॉइंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम है। तो जब हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी जीरो होता है, तो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक। इस ग्राफ को आई थिंक अच्छे से क्लियर आप लोग को हो गया होगा। और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के संदर्भ में हमारे गैलीलियो साहब इक्वेशन के 4 देज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, टाइम t, डिस्टेंस s फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन के लिए जो प्रारंभिक वेग होता है उसको u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेग जो होता है उसको v से, एंड एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो होता है a से, एंड टाइम t से डिनोट किया जाता है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कुल 4 समीकरण दिए। पहला समीकरण क्या कहलाता है, v बराबर u प्लस at। इस सीक्वेंस को याद रखना, अगर इसको याद नहीं हो रहा तो इसको क्लियर समझो कि पहला इक्वेशन जो है इसमें 1 का मल्टीप्लीकेशन है, सेकेंड जो इक्वेशन है इसमें हाफ लगा हुआ है, ठीक, मतलब पहले में 1 है, उसके बाद हाफ हो जा रही है, एंड थर्ड में देखोगे तो यहाँ 2 हो जा रही है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन है, 2 है। तो इस सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है कि गति के जो है थर्ड नियम बताइए, तो थर्ड नियम v² बराबर u² प्लस 2as होता है। गति का सेकेंड नियम बताइए, s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है। इस सीक्वेंस को याद रखना, 1 हाफ एंड 2, 1 हाफ एंड 2। और ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फोर्थ इक्वेशन, ये n सेकेंड में तय की गई कुल दूरी के लिए ये इक्वेशन यूज किया जाता है। एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, किसी दी हुई nth सेकेंड में तय की गई दूरी को निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। ये देखो, ये ग्राफ जो है हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रही है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम है तो हमें एक्सेलरेशन देगी। हर पॉइंट पे वेलोसिटी टाइम का वैल्यू सेम है। इस पॉइंट पे भी सपोज कर लो कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट्स पे भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन आ रहा है। इस पॉइंट्स पे भी, ये मान लो C पॉइंट्स है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। A पॉइंट पे 1 आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पे भी 1 एंड C पे भी 1। तो इस स्ट्रेट लाइन पे हर पॉइंट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिखा रही है, यानी सेम एक्सेलरेशन दिखा रही है। तो जब एक्सेलरेशन सेम हो जाए तो ये लाइन स्ट्रेट बनती है और टाइम एक्सिस के साथ एंगल शो करती है, ठीक। यानी एंगल बढ़ने के साथ जो ज्यादा खड़ी होगी लाइन, जो ज्यादा स्टीप होगी लाइन, उसकी वेलोसिटी और ज्यादा होगी, उसकी एक्सेलरेशन और ज्यादा होगी। अगर यही लाइन पैरेलल हो जाए तो इसका एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन भी जीरो। इसको याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, मोशन ग्राफ्स रिलेटेड ये टॉपिक देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जितना भी इंपॉर्टेंट बोला जाए उससे भी ये कम है। फर्स्ट समझते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सबसे पहले इसमें लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस पर हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है। अब मेन कंसेप्ट समझो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ वेलोसिटी यानी स्पीड देता है। वेलोसिटी भी यही देगा और स्पीड भी देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पोजीशन को भी ये शो करता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को भी शो करता है। डिस्टेंस
टाइम बोलो, पोजीशन टाइम बोलो या डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलो, उस कंडीशन में हमें जो टर्म मिलेगा वो वेलोसिटी या स्पीड मिलेगा। ठीक, अब मेन केस समझो, अगर ग्राफ सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी मोशन यूनिफॉर्म होगी। तो हर कंडीशन में हर पॉइंट पे उसको क्या मिल रहा है? हमें वेलोसिटी कौन सा मिल रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी मिल रहा है। तो ये लाइन जो बता रही है, ये लाइन क्या बता रही है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वेलोसिटी से है, यानी हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम है, 1 मीटर पर सेकेंड का ही स्पीड है, तो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो जब स्पीड सेम हो जाए, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बिल्कुल सेम हो जाए, तब वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाती है। तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और जो हमें मोशन मिलेगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा, यानी बिल्कुल सीधी ऐसे इस लाइन में ऑब्जेक्ट मोशन करती रहेगी, एकदम सीधी लाइन में, यूनिफॉर्म में। याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन ये ग्राफ हमें देता है, इसको याद रखना। अगर यहीं पे ये ग्राफ हमें कर्व दिखे, इस तरीके से दिखे, इस तरीके से दिखे, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिखा रही है। तो जब स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है तो यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिल रहा है, इसको याद रखना। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ईट स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए लाइन हमेशा स्ट्रेट होगी, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। ठीक, स्ट्रेट होगी, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। जो लाइन जितना ज्यादा एंगल बनाएगी टाइम एक्सिस के साथ, मतलब जो लाइन जितना खड़ी होगी उसकी स्पीड उतना ही ज्यादा होगा। द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो स्लोप है ये ऑब्जेक्ट का स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। ए स्टीपर स्लोप इंडिकेट हाइयर स्पीड, जो ज्यादा खड़ी हुई लाइन है, जो जितना ज्यादा खड़ी होगी, स्टीपर लाइन होगी, वो और ज्यादा स्पीड ऑब्जेक्ट की शो करेगी। इन द ग्राफ द स्लोप ऑफ ए, सपोज कर लो ए ऊपर वाली ए है, नीचे वाली बी है, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, जो ए का जो स्लोप हमें देखने को मिल रहा है वो बी से ज्यादा है। सो ऑब्जेक्ट ए हैज हायर स्पीड, इसलिए ऑब्जेक्ट ए का स्पीड ज्यादा होगी। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको। अब समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी यहाँ वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी शो करती है, ठीक, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम शो करती है। अब मेन इसका कंसेप्ट समझो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, इन दोनों का जो स्लोप है हमें एक्सेलरेशन देगा। जो भी इसमें लाइन तुम शो कर दोगे वो लाइन हमें एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी बराबर ए। वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन में चेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। इस ग्राफ में जो हमें लाइन मिल रही है वो लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी टाइम के पैरेलल है। क्या नाम दे दो एस, इसका नाम दे दो टी। ये जो लाइन है एस टी जो लाइन है वो बिल्कुल टाइम के पैरेलल है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी सेम है। इस पॉइंट पे देखो, मान लो ये 1 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ये सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। अब इस लाइन पे टाइम के किसी भी पॉइंट के लिए, टाइम के किसी भी पॉइंट के लिए वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सेम वेलोसिटी शो कर रही है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, यानी हर पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तब इसकी जो ग्राफ है वो टाइम के पैरेलल हो जाती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन हो जाता है जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब इस पॉइंट को पॉइंट बी को समझते हैं। यहाँ केस बी में लाइन ऊपर की ओर जा रही है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लाइन जो है ऊपर की ओर जा रही है, ठीक, ऊपर की ओर जा रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ देखो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये लाइन ऊपर जाती जा रही है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन यानी dv अपॉन dt बराबर a। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक। और क्योंकि लाइन स्ट्रेट है, ये जो लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी। एक्सेलरेशन क्या होगी? ये जो होगी यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म क्यों होगी? क्योंकि किसी भी टाइम के लिए या किसी भी टाइम पर वेलोसिटी जो है सेम शो कर रही है। इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी सेम है, इस पॉइंट पे भी देखोगे
सपोज कर लो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसके नेक्स्ट पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन होगा, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का भी एक्सेलरेशन होगा, यानी हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम है। जब एक्सेलरेशन सेम हो जाए तब जो हमें मोशन देखने को मिलती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन देखने को मिलती है, इसको याद रखना। If an object move with uniform acceleration, its velocity time graph is a straight line. तब इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो लाइन दिखेगा वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल दिखेगा। मेकिंग एन एंगल विद द टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा। कर लो ये है वो ए जो है टाइम एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो आई थिंक आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दो कंडीशन बन सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो सकता है। यानी इस कंडीशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगा, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। याद रखना स्लोप जो होता है उसको एम से डिनोट करते हैं, इसको डिवीजन मेथड से फाउंड करते हैं। इसको फाउंड करने के लिए वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया जाता है, यानी वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस लिया जाता है। उसी तरह एरिया, यानी एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ लाइन जो होता है उसको फाउंड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया जाता है। सपोज कर लो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया तुम कैसे निकालोगे, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका एरिया निकल आएगा, यानी एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को तुम मल्टीप्लाई करके उसके एरिया को फाउंड करोगे। तो चूंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ये पोजीशन डिस्टेंस भी हो सकता है। पोजीशन और टाइम ग्राफ का जो हमें स्लोप मिलता है, ये जो लाइन हमें स्लोप देगा वो हमें वेलोसिटी देगा, यानी एम बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी पोजीशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें वेलोसिटी देता है। अब एरिया को तुम डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मीटर सेकेंड आएगा, तो मीटर सेकेंड इस यूनिट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो पोजीशन और टाइम ग्राफ में एरिया का कोई महत्व नहीं होता, इसको याद रखना। सेकेंड है वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है, यानी इसका स्लोप जो होता है dv अपॉन dt, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एरिया जो होता है v यानी वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम को जो मल्टीप्लाई करोगे, एरिया अंडर द कर्व इसका निकालोगे, इसका आएगा मीटर। मीटर मतलब कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। उसी तरीके से एक्सेलरेशन और टाइम का स्लोप हमें जर्क देता है, ये जो स्लोप होगा ये हमें जर्क देगा, यानी झटका देगा। और इसका एरिया जो होगा, एरिया किस तरीके से निकालेंगे, ए यानी वर्टिकल एक्सिस इंटू हॉरिजॉन्टल एक्सिस टी, तो इसका एरिया हमें एरिया निकल के आएगा मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड किसको बोलते हैं, वेलोसिटी को। तो याद रखना बच्चों, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ अंडर द एरिया हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। जो ये एक्सेलरेशन टाइम का जो एरिया निकल के आएगा वो हमें वेलोसिटी देगा। उसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया निकल के आएगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। और पोजीशन और टाइम का एरिया हमें कुछ नहीं देता है, इस एरिया का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे फिजिक्स में। अब समझते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट एक वृत्ताकार पथ यानी सर्कुलर पाथ पर गति करे तो ऑब्जेक्ट द्वारा इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे रस्सी से बंधे पत्थर का घूमना, सन के अराउंड अर्थ की गति, पंखे का ब्लेड का घूमना, कार का पहिए का घूमना, ये सारे सर्कुलर मोशन के उदाहरण हैं। अब समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन का ही एक कंडीशन है। ये कंडीशन तब बनती है जब वृत्ताकार पथ पर ऑब्जेक्ट की गति कांस्टेंट स्पीड से यानी स्थिर गति से चलती है। भले ही स्पीड कांस्टेंट है फिर भी यह एक्सेलरेटेड मोशन मानी जाती है। अगर
व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट इज कंसिडर्ड एक्सेलरेटेड मोशन। इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड का, चाल का हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है। अगर किसी भी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट डालोगे तो देख रहे हो स्पीड का हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जब भी स्पीड में डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया जाए तो वो स्पीड न रह करके वेलोसिटी कहलाती है। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, चूँकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। चूँकि हम जब जानते हैं कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर ले तब वो मोशन एक्सेलरेटेड कहलाती है। ठीक, इसको ध्यान रखना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए। चूँकि हम जानते हैं dv/dv बराबर ही होता है, एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहाँ पे v जो है कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। नहीं, वेलोसिटी का हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड इस कांस्टेंट रहे चेंज हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है। सो इसलिए यहाँ पे जो स्पीड होगी यानी वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होने से उससे बनने वाले मोशन एक्सेलरेटेड मोशन माना जाएगा। अब चूँकि जब जब डायरेक्शन बदलता है तो वेलोसिटी भी बदलेगा। वेलोसिटी का चेंज मतलब मोशन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अगर चेंज करे, ठीक, वेलोसिटी में चेंज आए मतलब चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहलाता है। सो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट सबसे पहले एक फिक्स स्पीड से चल रही थी। जब फिक्स स्पीड से चल रही थी तो उसको हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा था। डायरेक्शन चेंज करने से स्पीड वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई। अब वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन तब भी चेंज कर रही थी। वेलोसिटी के डायरेक्शन में हर पॉइंट पे चेंज आना मोशन को एक्सेलरेटेड बनाती है, यानी उस मोशन को ऑब्जेक्ट द्वारा इस डेवलप्ड मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। देखिए, तो सर्कुलर मोशन करते वक्त ऑब्जेक्ट जितना एंगल मूव करेगी, जितना एंगल यहाँ से मूव करेगी वही उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। टाइम के रेस्पेक्ट में जितना एंगल ऑब्जेक्ट मूव करेगी वही उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको θ/t से इसको काउंट करते हैं। थीटा क्या हो गया, यहाँ रेडियन हो गया, जो जितना सेंटर पे ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगी, जितना एंगल मूव करेगी वो थीटा हो गया। और प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में जितना एंगल मूव करेगी उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। डिस्क्राइब दैट रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज, इकाई समय में चेंज ही एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। फॉर एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा। इफ पार्टिकल कंप्लीट एन रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। अगर कोई पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट एन रिवोल्यूशन 1 सेकेंड में पूरा करती है तब ओमेगा 2πn हो जाता है। यानी एक रिवोल्यूशन का मतलब कि एक पूरा चक्कर, मतलब ऑब्जेक्ट द्वारा सेंटर पर पूरे 2π रेडियन घूम जाना, 2π रेडियन का डिस्टेंस कवर कर लेना। और जितना रिवोल्यूशन उनका ऑब्जेक्ट पूरा करेगी उसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट का वैल्यू लेकर चलेंगे एन। एन का मान 1 से लेकर इन्फानाइट तक हो सकता है। तो एक रिवॉल्यूशन में ऑब्जेक्ट 2πn एंगुलर वेलोसिटी होगा। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r टेकन n रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, सो डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर उसका रेडियस r है, वो n रिवॉल्यूशन मूव कर रही है 1 सेकेंड में, तब जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा ऑब्जेक्ट के द्वारा एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, उसको कैसे काउंट करते हैं, उस सर्कुलर मोशन का पूरा सरकमफेरेंस लेंगे और n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल निकल के आएगा 2πrn। सरकमफेरेंस होता है 2πr, n उसका रिवॉल्यूशन लेंगे, जितना रिवॉल्यूशन वो कवर करेगा ऑब्जेक्ट। देयरफॉर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, इस हिसाब से ऑब्जेक्ट का लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v बराबर 2πrn। क्योंकि अगर इस हिसाब से हम ट्रैवल करेंगे तो हम सर्कुलर मोशन को इस तरह से लीनियरली फिक्स कर देंगे, इस तरीके से यहाँ खोल देंगे, सीधा कर देंगे। तो जब वेलोसिटी लीनियर कर देंगे, सर्कुलर मोशन को बिल्कुल लीनियर कर देंगे, तब उसका फॉर्मूला निकल के आएगा 2πrn। चूँकि 2πn होता है ओमेगा,
इसलिए v बराबर ओमेगा इंटू आर। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस का मल्टीप्लाई होती है, इसको याद रखना, ये 1 नंबर में पूछ देता है।